नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा मैं बात करूं तो आपकी इतिहास की क्लास, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी देश से करते भी आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं रामेश्वर पांडे जी हैं प्रयागराज, ठीक है, का जो है। गुड मॉर्निंग, एक्सेप्ट कर लो। गुड मॉर्निंग पांडे जी, आपकी स्वीकार है। सेविंदर जी हमारे साथ हैं औरैया की धरती से, केसपाल सर को सादर प्रणाम। ठीक है। संदीप कुमार जी, केसपाल सर को रायबरेली की धरती से दंडवत प्रणाम। तो आपकी प्रणाम स्वीकार है। तो जल्दी से एक बार सभी बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ते हुए, ठीक है ना। कार्तिक कुमार जी भी है हमारे साथ, रंजना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो रामनिवास वघेल, गुड मॉर्निंग सर, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो आपकी गुड मॉर्निंग सभी की स्वीकार होगी और इसी के साथ मेरे प्यारो ये सेशन आपके सामने स्टार्ट होगा। बात मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं, औरंगजेब महाराज चल रहा था और औरंगजेब के मतलब कि आधे से ज्यादा तो हो गया, लेकिन अभी अधूरा है औरंगजेब। ठीक है। तो जवाब नहीं देते हैं। कार्तिक कुमार कह रहे हैं, देखो भाई, मैं चलती क्लास पर तो माफी चाहूंगा कि आपका जवाब ना दे पाऊं, लेकिन यदि कोई ज्यादा ही डाउट वाला है तो आप टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आप बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट हो। और दूसरी एक और बात होगी, यदि वैसे तो रात को 8 बजे से ओपन ही हो जाता है, 10 बजे तक, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप बताएंगे, ठीक है। कानपुरिया, चलो बहुत बढ़िया अंदाज में गुड मॉर्निंग सर जी, सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार। और इसी के साथ मेरे प्यारों, जहां से हमने छोड़ा था औरंगजेब, वहीं आप स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी। किसकी बात तो होगी तो हम बता रहे होंगे सर औरंगजेब के समय। किसके समय की बात मैं आपको बताऊं तो आप बता देना सर, औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी। तो राजा राम के एक भतीजे थे, जाट थे, जिनका नाम था चूड़ामन। तो आप बता रहे होंगे किसकी बात है सर, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे औरंगजेब के समय, ठीक है। कौन से, तो सर जी इस तरीके से लिख देना है, औरंगजेब के समय, ठीक है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव, ठीक है ना। तो किसकी नींव की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर, आप बता देना भरतपुर राजवंश की नींव। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। भरतपुर राजवंश की जो नींव है, भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी, तो राजा राम के भतीजे। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। डाली थी तो आप बता देना सर जी, राजा राम का भतीजा और नाम था चूड़ाबन। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके सामने। तो आप लिख देना सर जी, राजा राम के भतीजे, ठीक है। किसके भतीजे की यहाँ पर बात है, राजा राम के भतीजे, और भतीजे का नाम होगा चूड़ामन। तो अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। तो राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने किसकी नींव डाल दी, तो भरतपुर राजवंश की। अब एक और क्वेश्चन यही हमारा बना, मित्रों, यदि मैं राजा राम की बात करूं तो राजा राम ने मेरे प्यारो आक्रमण कर दिया मथुरा। इनकी राजधानी हुआ करती थी, बाद में तो इन्होंने बना ली। आगरा के अकबर का जो सिकंदरा में मकबरा है, और सिकंदरा में जो अकबर के मकबरे से अस्थियों को निकाल कर जला दिया था। तो ऐसा बताया जाता है, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे तो आप बता रहे होंगे, ठीक है। अब बात तो होगी, एक है सर बीबी का मकबरा। किसकी बात तो होगी, तो यदि मैं बात करूं बीबी का मकबरा, ठीक है, ये कौन सी बीवी है, तो रबिया बीवी की यहां पर बात चल रही होंगी मेरे प्यारो, जिसका वास्तविक नाम था दिलरास बानो बेगम। इसे सर द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कौन सी ताजमहल की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी, इसे हम द्वितीय ताजमहल भी बोल देंगे। और यदि मैं बात करूं सर, द्वितीय ताजमहल तो है ही है सर, इसे काला
ठीक है ना, ताजमहल भी हम बोल देंगे, मतलब कि जो बीबी का मकबरा है इसे क्या बोलेंगे सर जी, द्वितीय ताजमहल या काला ताजमहल भी हम बता रहे होंगे सर, कौन सा, तो आप बता देना काला ताजमहल। यदि क्वेश्चन पूछा जाए इस काला ताजमहल बीबी का मकबरा होगा, द्वितीय ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का निर्माण मेरे प्यारों, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्माण किसने, तो आप बता रहे होंगे सर जी औरंगजेब ने करवाया था। अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन से किसने, तो सर औरंगजेब ने, औरंगजेब ने करवाया था। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप निश्चित तौर पर जो है ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें दे। अब एक बात हमसे पूछी गई भैया प्रवीण जी, ठीक है ना, एक बात हमसे पूछी गई, क्या ये बीबी का जो मकबरा है, जो रबिया बीबी जिसे मैं बात करूं, दिलरास बानो बेगम, ठीक है, जो औरंगजेब की पत्नी है, ये द्वितीय ताजमहल इनके मकबरे को कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है, तो आप बता रहे होंगे, ये जो अवस्थिति की यदि मैं बात करूं तो आप बता देना सर जी, इसकी अवस्थिति होगी औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो आप महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद की बात बता देना सर जी, तो कौन सा होगा, तो इस तरीके से आप बता देंगे औरंगाबाद ये कहाँ, तो सर आप महाराष्ट्र लगा देना, क्या महाराष्ट्र, इस तरीके से आप बता देना, अवस्थिति की बात होगी तो। अब औरंगजेब की पुत्रियों के नाम यदि मैं बात करूं सर, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया, किसकी बात होगी, तो औरंगजेब की जो पुत्रियां हैं, औरंगजेब की पुत्रियों के नाम, इस तरीके से आप बता रहे होंगे औरंगजेब की पुत्रियों के नाम। ये अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। औरंगजेब की पुत्रियों के नाम क्या है, जैबू निंसा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया सर जी, जैबू निंसा, इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा, जेबू निंसा, इस तरीके से आप छाप देना सर जी। औरंगजेब की पुत्रियों के नाम जैबू निंसा, जितनु निंसा, ठीक है ना, वद्रु निंसा, एक नाम होगा सर जी जीतनु, जीतनु, जीतनु निंसा, निंसा इस तरीके से कर देंगे। एक का नाम था बद्रू निंसा, कौन सी है सर जी, बद्रू निंसा, ये पुत्रियां थी किसकी, तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे सर ये तो औरंगजेब की पुत्रियों के बारे में आप बता रहे हैं, और एक का नाम था सर जी जब जुबदतुनुंसा, ठीक है, वैसे तो पुत्रियां कई थी, तो आप बता देना जैबू निंसा, जिष्णु निंसा, वद्रू निंसा, ये औरंगजेब की क्या थी सर जी, पुत्रियां थी, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। चलो, जैबुनिंसा कौन थी, औरंगजेब की पुत्री थी सर, कौन थी, औरंगजेब की पुत्री थी। चलो यहां तक जो है बात समझ में आई होगी। अब एक और पॉइंट हमसे पूछा जाता है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो जो दिल्ली का जो लाल किला है कौन से किले की बात है, तो दिल्ली के लाल किले की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें देंगे। दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, कौन से किले की बात कह दी सर आपने, दिल्ली का जो लाल किला है, जो मेरे प्यारो शाहजहां के द्वारा निर्मित था, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, ये आप बता रहे होंगे कौन सी मस्जिद की बात कह देते हो सर आप, तो मैं बात कह रहा हूं मोती मस्जिद की बात। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, यदि बात होगी, ठीक है ना, निर्माण किस मुगल बादशाह ने, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो कौन से जेब की बात होगी सर, हम बता देंगे औरंगजेब ने करवाया था। इस तरीके से आपको बताना है किसने करवाया, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने करवाया था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे होंगे। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आप बताएंगे क्लास सही नहीं चल रही, धर्मवीर कुमार कह रहे हैं भाई एक बार मुझे बताएंगे क्लास सही नहीं चल रही, या ये तो, या ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बार जितनी बार भी जुड़ रहे हैं बच्चे, एक बार बता दो कि वॉइस वगैरह सारी क्लियर है ना। ये कैसे कह रहे हैं, फिर कहेंगे ही ना, तुम लाइफ में भी ना टोकोगे, ठीक है। यदि इन्होंने कह दी सर जी सही चल रही है तो फिर लाइफ में ना टोकोगे, सर जी क्यों बोलते हो आप हमको,
अच्छा नहीं लगता। कुलदीप कुमार जी। सब ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या धर्मवीर जी, अपने फोन चेक करवा लेना, ठीक है ना। तो फोन है, फोन में ही दिक्कत होगी, तो वैसे एकदम क्लियर है, सही चल रही है, सभी कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे फोन में दिक्कत है, तो इसे पानी वगैरह में डाल के देखो एक बार, हो जाएगा सही। चलो, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे। मित्रों, यदि मैं बात करूं इनकी मृत्यु की, ठीक है ना, तो आप बताएंगे सर इनकी मृत्यु कब होती है, किसकी, औरंगजेब की यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में। आप बता देना सर, मृत्यु आप कर देना 3 मार्च 1707 ईस्वी को। ये आप बता रहे होंगे 3 मार्च 1707 ईस्वी को। और आप बता देना सर जी, अहमदनगर, कौन सी नगर की बात होगी सर, अहमदनगर में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप बता देना सर जी, किसकी, औरंगजेब की। चलो सर, यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट, हाँ जी कंप्लीट होगा। मकबरे की बात तो होगी मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं औरंगजेब का मकबरा यदि मुझसे पूछा जाए, तो आप बता देना सर जी, दौलताबाद, ठीक है ना। क्या होगा, तो मकबरे की बात होगी तो आप लिख रहे होंगे सर दौलताबाद, और ये दौलताबाद कहाँ पड़ता है, तो आप लिख देना सर जी, ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि मैं औरंगजेब के मकबरे की बात करूं, तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहां पर अवस्थित है सर, दौलताबाद। और दौलताबाद यदि हमसे पूछा जाएगा एक कहां, तो महाराष्ट्र में अवस्थित होगा, ठीक है, कहां, महाराष्ट्र में। चलो मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा है तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को मारना स्टार्ट कर दिया था, ये देश से भगा रहा था। लेकिन ऐसे थोड़ी होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एकदम दुर्बल शासक हो जाएंगे और उस दुर्बलता का लाभ उठाकर अंग्रेज भी शासन कर जाएंगे 200 वर्षों तक। तो क्वेश्चन क्या है सर जी, पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड आप बता रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, देखने को मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। हम बताएं सर जी, कौन सी कंपनी की बात कह देते हो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को, इस तरीके से बता रहे होंगे सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को, गवर्नर को औरंगजेब द्वारा, किसके द्वारा सर, तो आप बता देना औरंगजेब द्वारा, ठीक है ना, औरंगजेब द्वारा भारत से, औरंगजेब द्वारा यदि मैं बात करूं सर, भारत से निष्कासित किया गया था। कहां से, तो सर जी आप बता देना, भारत से निष्कासित किया गया मतलब निकाला गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, ऐसे क्वेश्चन। और मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, आज यदि मैं बात करूं ट्रेंडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड आप बता रहे होंगे। देखो, पढ़ सब रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ना पढ़ रहा, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मात्र थोड़ा सा हटके आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि एक ही लीक पर चले गए जैसे सब चल रहे हैं, तो भैया उसे वो भी करेंगे और तुम भी करोगे, फिर तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा यदि आप हटके ना करोगे, ठीक है। चलो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बता होंगे, ठीक है। चलो मित्रों, एक था दारुल इस्लाम, ये क्या था, ये दारुल इस्लाम का जो अर्थ हमें बताया गया, ठीक है ना, मतलब कि ये मैं बात करूं यहीं लिख दूंगा दारुल इस्लाम क्या था। तो ऐसे समस्त मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां इस्लाम का शासन चलता था उसे दारुल इस्लाम बोला गया है। ऐसे बहुल मुस्लिम क्षेत्र जहां पर इस्लाम का शासन
इस्लाम का शासन चलता था, उसे क्या बोला गया है सर जी? उसे दारुल इस्लाम बोला गया है। तो ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र मेरे प्यारों, मैं आपसे बात करूं तो आप बता देना सर, ऐसे मुस्लिम, ठीक है, कैसे? ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ऐसे मुस्लिम कैसे क्षेत्र की बात होगी? ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र, क्षेत्र जहां, ठीक है ना, ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां इस्लाम का शासन चलता था। तो आप बता रहे होंगे जहां इस्लाम का क्या सर जी? इस्लाम का शासन, इस्लाम का शासन चलता था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। शासन चलता था उसे, तो आप बता देंगे सर जी, चलता था उसे दारुल इस्लाम कहते थे। उसे क्या कहते थे सर? दारुल इस्लाम। ये आप नोट कर देना सर, उसे दारुल इस्लाम कहते थे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा? हाँ, ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा सर जी। तो ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां इस्लाम का शासन चलता था, तो आप बता रहे होंगे उसे बोलते थे हम सर जी दारुल इस्लाम। चलो, अब यहां तक आपका होगा औरंगजेब। अब बात तो होगी मेरे प्यारों इसकी विविध। अब बाबर से लेकर औरंगजेब तक के समय की मैं कर रहा हूंगा विविध, और विविध में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि एक एक नया क्वेश्चन जो आपने कल्पना भी ना की होगी कि ऐसे क्वेश्चन हाँ हमारे इतिहास में छिपे हुए हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो आप बता देंगे। चलो जी, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से, यदि मैं बात करूं जिस समय आ 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो उस समय से लेकर और मुगल साम्राज्य जब तक रहा, उसमें जिले को किस नाम से जाना जाता था? आप बताते चलेंगे सर जी। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से, इस तरीके से लिख देना है मेरे प्यारों। कौन सी शासन की बात होगी? तो मुगल प्रशासन के दौरान, ये आप बता देना सर, कौन सी शासन की बात है? तो मुगल प्रशासन के दौरान, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को, दौरान तो आप बता रहे होंगे सर जी जिले को किस नाम से, जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को किस नाम से, किस नाम से, ठीक है ना, जाना जाता था? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, किस नाम से जाना जाता था? तो आप बता रहे होंगे सर जी सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से, तो आप बता देना सर जी सरकार के नाम से जाना जाता था। आएगा क्वेश्चन, बताएंगे। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मुगल काल में सेना का प्रधान, इस तरीके से लिख देना है। कौन सी काल की बात कह रहे हो सर? मुगल काल में सेना का प्रधान, किसके प्रधान की बात है सर? मुगल काल में सेना का प्रधान, सेना का प्रधान कौन होता था? प्रधान आप बता रहे होंगे कौन होता था? मीर बख्शी। कौन होता था, इस तरीके से लिखना है, और नाम होगा सर जी मीर बख्शी। कौन सी बख्शी की बात होगी? तो मैं तो बता दूंगा सर जी मीर बख्शी। बख्शी इस तरीके से मुगल काल में भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना इसका कार्य था। यदि मैं इसके कार्य की बात करूं तो भू जो सर्वेक्षण अधिकारी है ना, मतलब भू राजस्व जो अधिकारी हैं, कौन से? तो आप बता रहे होंगे सर भू राजस्व अधिकारियों का, इस तरीके से लिख देना है। कौन से अधिकारियों की बात है सर जी? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। क्या कर देना? पर्यवेक्षण करना। इस तरीके से आप बता देंगे पर्यवेक्षण करना किसका काम होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी मीर बख्शी का। ये कौन था? ये मुगल काल में सेना का प्रधान होता था, और जिसके बात मैं बात करूं काम क्या होता था इसका कार्य, तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। यदि क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? यदि मैं बात करूं कौन से में, तो आप बता रहे होंगे सर जी जब मुगल प्रशासन में एक मुहतसिब था, इसका कार्य क्या था? तो वो एक लोक आचरण अधिकारी था। तो आप बता रहे होंगे सर जी मुगल
बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कभी ने मजाकों में ले जाओ। मुगल प्रशासन में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। तो मुगल प्रशासन में यदि मैं बात करूं सर जी, इस तरीके से लिखा होगा मुहतसिब, मुहतसिब इस तरीके से आप कर रहे होंगे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी था। तो आप बता देना कौन सा, लोक आचरण अधिकारी। इस तरीके से आप बता रहे होंगे कौन से आचरण की बात है सर जी, तो आप लिख देना लोक आचरण अधिकारी। ठीक है ना, कौन सा अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब कौन होता था, तो लोक आचरण अधिकारी आप बता रहे होंगे। ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। मीर बख्शी गुरुजी, हाँ शाबाश प्रवीण जी। इसी तरीके से आप जवाब देते चलना एक एक क्वेश्चन का। आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही है। चलो इसी के साथ यदि मैं आपको लेकर चलूं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी, जो मनसबदारी प्रथा है क्योंकि साफ सुथरा जो है क्षेत्र रहना चाहिए इनकी वगैरह, वो तो मनसबदारी अकबर ने स्टार्ट की, वो मैंने आपको बता भी दी थी। चलो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी भू राजस्व। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए मध्यकालीन भारत में, ठीक है ना, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप बता रहे होंगे मध्यकालीन भारत में कौन सी भारत की बात कहते हो सर, तो हम बता रहे होंगे मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का, किसकी आय की बात है, तो सर आप बताएंगे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। राज्य की आय का यदि मैं बात करूं, तो आप बताएंगे राज्य की आय का प्रमुख प्रमुख स्रोत। इस तरीके से आपको बताना राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो आप बताएंगे सर जी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। कौन से, तो हम बता दें सर जी, हाँ भू राजस्व आपको बताना है। तो मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत यदि हमसे पूछा जाए, तो आप भू राजस्व यहां पर छापना, ये एक एक पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं मुगल प्रशासनिक शब्दावली में, एक माल जो शब्द था वो प्रतिनिधित्व करता था तो भू राजस्व कोई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सर, मुगल प्रशासनिक यदि शब्दावली की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे सर मुगल प्रशासनिक, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन होगा, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में इस तरीके से छाप देना सर जी, कौन सी शब्दावली की बात कर रहे हो, तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में, ठीक है ना, किसकी बात है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो शब्द है, माल शब्द प्रतिनिधित्व करता था, माल शब्द जो था ना वो प्रतिनिधित्व करता था, इस तरीके से लिखना है, माल शब्द प्रतिनिधित्व करता था। तो आप बता रहे होंगे सर जी वो करता था आपका किसको, भू राजस्व को। माल शब्द की बात है तो भू राजस्व को। ठीक है, मुगल काल में यदि मैं बात करूं सर जी, जो माल शब्द है ये किसे प्रतिनिधित्व करता था, भू राजस्व। क्वेश्चन तो बड़ा बेहतरीन है सर, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी और ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे भी रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया आपने बताया। अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, इन्हें एक एक जो है पॉइंट को नोट करते चलना है। आ रही है बात समझ में। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, ये भी आपको बताना है। यदि बात किसकी होगी सर, मुगल काल की, मुगल काल में मदद ए मास, मुगल काल में किसकी बात है सर, मदद ए मास, इस तरीके से आप बता देंगे मदद ए मास। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मदद ए मास इंगित करता था, क्या करता था, इंगित, ठीक है ना, करता था। अब बताओ कि मदद ए मास किसे इंगित करता था, ये क्या था मदद ए मास, तो आप बता रहे होंगे सर जी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को क्या कहते थे, मदद ए मास। ठीक है, किसकी बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर विद्वानों को दी जाने वाली, विद्वानों को दी जाने वाली, क्या सर जी, विद्वानों को दी जाने वाली, ठीक है ना, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर, राजस्व मुक्त
अनुदान भूमि मतलब दान में जो दी जाती थी बिना कर के, अनुदान भूमि को मदद ए मास कहते थे। और ये किसको दी जाती थी? मात्र विद्वानों को। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मुगल काल में मदद ए मास इंगित करता था तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त, ठीक है ना, अनुदान भूमि, वो क्या कहलाती थी सर जी? मदद ए मास। आप बता रहे होंगे सर, लिख नहीं पाते भाई, लिखते चलो साथ के साथ, ठीक है ना, साथ के साथ अपने नोट्स वगैरह बनाते चलो बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। आगे चलता हूं मेरे प्यारों। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, तो आप बता रहे होंगे दाम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, तो आप बता देना सर जी, मुगल काल में कौन सी काल की बात कह देते हो आप? तो मैं बात कर रहा हूं मुगल काल में। मुगल काल में तांबे का सिक्का, किसके सिक्के की बात है? तो हम बताएंगे सर, तांबे का जो सिक्का है, मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। तो आप बताएंगे सर जी, मुगल काल में तांबे का सिक्का, मेरे प्यारों आप बता देना, दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? तो दाम, इस तरीके से लिख देंगे, दाम कहलाता था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे कि मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था सर? दाम कहलाता था। आता है क्वेश्चन, मध्यकालीन में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? यदि में मध्यकाल में एक बटाई शब्द था, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था ना गुरुजी, और दाम कहलाता था। एक और होगा, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ, यदि मैं आपसे बात करूं कौन सी काल की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर मध्यकाल में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, मध्यकाल में, इस तरीके से आपको नोट कर देना है। और क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे मध्यकाल में बटाई शब्द का, कौन से शब्द की बात होगी? ऐसे लिखा होगा, मध्यकाल में कौन सा वटाई शब्द का अर्थ क्या था? वटाई शब्द का, वटाई जो शब्द है, वटाई शब्द का अर्थ यदि मुझसे पूछा जाएगा, वटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो आप बता रहे होंगे सर जी, लगान निर्धारण का एक तरीका। किसकी बात होगी? तो हम बताएं सर, हाँ, लगान जो निर्धारण होता है, लगान निर्धारण का एक तरीका। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, लगान निर्धारण का एक तरीका, इस तरीके से आप बता देना, लगान निर्धारण का एक क्या है सर? तरीका। आर्य बात समझ में? चलो, मध्यकाल में बटाई जो शब्द है, इसका अर्थ क्या था? तो आप बताएंगे लगान निर्धारण का एक तरीका होगा। आता है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है और आप बता रहे होंगे, ठीक है। दाम गुरुजी, दाम गुरुजी, दाम, हाँ हाँ दाम ही तो। चलो बहुत बढ़िया, तो दाम ही तो लिख रहा और कुछ थोड़ी लिख रहा है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस मुगल बादशाह के शासन काल में, वो बताइयो। चलो, चित्रकला की जो मुगल शैली है, यदि मैं बात करूं किसकी सर जी, तो आप बता रहे होंगे चित्रकला की मुगल शैली, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली। अरे कौन सी शैली की बात कह रहे हो? तो मैं बात कह रहा हूं सर जी, चित्रकला की मुगल शैली का, मुगल शैली का प्रारंभ। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था? कौन पहले बताएगा, किसके शासन काल में हुआ था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके शासन काल में, किसके शासन काल में हुआ था? आप ही सभी को बताना है। यदि मैं बात करूं कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके शासन काल में, तो आप बता रहे होंगे सर जी हुमायूं के, ठीक है ना। तो हेरा फेरी के बाबू भैया लग रहे हैं, अच्छा ठीक है। चलो, तो आप बताएंगे सर जी हुमायूं के शासन काल में, ये आपको बता देना है किसके शासन काल की बात होगी। हुमायूं के शासन काल में किसका मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था? मुगल शैली की चित्रकला, मुगल शैली की चित्रकला तो लिखा ही ना है, मुगल शैली की जो चित्रकला, ये आप बता रहे होंगे, यहाँ ऐड कर देंगे चित्रकला का प्रारंभ। चित्रकला का जो प्रारंभ है वो किसके शासन काल में हुआ था? तो आप हुमायूं यहाँ पर बता रहे होंगे।
एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारो, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था। दिल्ली की बात होगी और क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा। देखो यहाँ के यदि जहांगीर आप बता रहे हैं ना तो गलत बता रहे हैं। यदि मैं बात करूं चित्रकला या मुगल काल में, या चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, या किस मुगल बादशाह के शासन काल को कहा जाता है, तब आप जहांगीर बता रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चित्रकला की मुगल शैली, ठीक है ना, चित्र ये तो वैसे लिख दिया है हाँ कि या लिखने की जरूरत ही ना है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ, अब सही है भाई, ठीक है ना, हमने तो खामखा में ऐड किया था, ये तो आगे लिख रही थी चित्रकला। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ, ये आप बता रहे होंगे। अब एक पॉइंट और पूछा गया, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया। चलो बताना है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी दिल्ली का, आपको ही बताना है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र, ठीक है ना, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र, इस तरीके से आप बता रहे होंगे। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम, कौन सी बेगम की बात है सर, जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, ठीक है ना, क्या कहलाता था, जो मदरसा ए बेगम कहलाता था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा, ये आप बता रहे होंगे सर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, यदि मैं बात करूं सर जी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो किया गया तो सर जी आप बता देना, ये तो सर किसके द्वारा, तो माहम अनगा। और माहम अनगा कौन थी, तो अकबर की धाई मां, ये हम बता देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र सर जी मैं बात करूं जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे सर माहम अनगा। जो चित्रकला का विरोध करेगा वो मेरा वो तो बात जहांगीर ने की थी, ठीक है। जो चित्रकला का शत्रु है वो सब मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा, ठीक है। चलो ये आपको बताना है, माहम अनगा आप बताएंगे। अगला पॉइंट होगा, दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं सर किसकी बात होगी, तो दिल्ली के पुराना किले के सामने कौन से किले की बात है सर, तो आप बता रहे होंगे जो दिल्ली का है ना, दिल्ली के पुराना किले, इस तरीके से आप बताएंगे कौन सा किले की बात होगी। तो दिल्ली का जो पुराना किला है, तो दिल्ली के पुराना किले के सामने, पुराने किले के सामने, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आप ही को बताना है दिल्ली के पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल, इस तरीके से लिखना है सर जी किसकी बात होगी, तो मैं बताऊं खैरुल मंजिल ऐसे लिखा हुआ है वो, या ऐसे कर दो खैरुल मंजिल, ठीक है, खैरुल मंजिल नामक, या मंजिल आवे मंजिल हो जाएगा ये तो, मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण, ये अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। खैरुल नामक मतलब खैरुल मंजिल नामक नामक मस्जिद का निर्माण, मेरे प्यारो नामक, यदि मैं बात करूं एक मस्जिद थी, नामक मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है, नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बता रहे होंगे नामक मस्जिद का निर्माण सर जी ये तो दिल्ली के पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। किसने सर, माहम अनगा ने करवाया, ठीक है, माहम अनगा ने करवाया। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएं, ठीक है ना, किसने करवाया, तो माहम अनगा आप बता रहे होंगे। और ये क्वेश्चन छोटे मोटे ना है, किसी भी स्तर की तैयारी में आप बैठ जाना पूछ ही जाएंगे। अकबर की दादी, हाँ, और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें बताएंगे। आ रही है बात समझ में सभी के, हाँ सर जी आ रही है बात समझ। एक बार बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं, जल्दी से और बताएंगे मुझे। एक बार तो जरूर आपको बताना होगा, अवगत कराना होगा कि क्वेश्चन
कैसे चल रहे हैं और बताएंगे जरूर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया परवीन जी। आता है सर जी, नस्तालीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा नस्तालीक। यदि मैं बात करूं किसकी बात, नस्तालीक है, ये आप ही बता देना नस्तालीक है। ऐसा सीधा सा लिखा होगा नस्तालीक। एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालीक क्या था, एक प्रकार की मेरे प्यारो फारसी लिपि थी। मतलब एक प्रकार की कैसी, तो मैं आपसे बात करूं फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो आप बताएंगे सर नस्तालीक है एक प्रकार की, एक प्रकार की, ये आपको बताना है, एक प्रकार की फारसी लिपि थी। कौन सी लिपि की बात होगी मेरे प्यारो, एक प्रकार की फारसी लिपि थी। इस तरीके से हम बताएं, एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कौन से काल की बात होगी सर, जो मध्यकालीन भारत में, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मध्यकालीन भारत में क्या होती थी सर जी, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, होती थी। आ रही है बात समझ में। चलो, नस्तालीक है एक प्रकार की लिपि फारसी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, नस्तालीक हम उसे बोलेंगे। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। यदि मैं बात करूं, ठीक है, कौन से राजा होंगे सर जी, मतलब कवि हृदय राजा, उन राजा का नाम क्या है जिसने नागरी दास में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, उनका नाम क्या था। ये ऐसे क्वेश्चन और भाई साहब जब आते हैं और हमसे पूछे जाते हैं तो हम बता रहे होंगे, ठीक है, कृष्ण जो है कवि हृदय राजा ऐसे लिखा जाएगा। कौन सी राजा की बात होगी मेरे लाडलो, कवि हृदय राजा, ये पॉइंट होगा। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से, कवि हृदय राजा यदि मैं बात करूं, जिन्होंने सर जी या जिन्होंने, ये आप बताएंगे, जिन्होंने या जिसने, कवि हृदय राजा जिसने, ऐसे लिख दो, जिसने नागरी दास के नाम से, जिसने नागरी दास, कौन सी दास की बात होगी सर, नागरी दास के नाम से, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से, ठीक है, श्री कृष्ण की प्रशंसा में, किसकी बात होगी सर जी, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रशंसा की बात कर रहा हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। ठीक है ना, क्या लिखे हैं मेरे प्यारो, छंद लिखे थे। उनका नाम क्या है, मतलब कि उनका हमसे नाम पूछा गया है तो आप बता रहे होंगे सर जी राजा सावंत सिंह। सर आपकी राइटिंग बहुत मतलब राइटिंग ही देख रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। पीके सर मेरा कमेंट्स नहीं शो होता है क्या, प्लीज एक बार बता दें भैया, सबके कमेंट्स शो हो रहे हैं और सब मुझे दिखाई भी दे रहे हो, तो मैं देख रहा हूं तुम्हें। ठीक है, चलो, तो आप बताएंगे सर जी राजा साबंत सिंह उनका नाम था। राजा क्या होंगे, तो आप बता रहे होंगे राजा साबंत सिंह। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। यदि मैं ट्रेंड की बात करूं आज वर्तमान की, तो वर्तमान में भैया यही क्वेश्चन चल रहे हैं। ना पूछा जा रहा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, अब पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा और आपको बताना होगा कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास में के नाम से श्री कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, उनका नाम होगा मेरे प्यारो राजा साबंत सिंह। आ रही है बात समझ में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो आप बताएंगे, ये आगे चलते हैं, मुगल काल की बात होगी मेरे प्यारो, कौन से काल में, तो आप बता देना सर मैं तो मुगल काल की बात कर रहा हूं। मुगल काल में ये क्वेश्चन होगा, मुगल काल में, ठीक है ना, मुगल काल में किस बंदरगाह को, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल काल की बात होगी तो किस बंदरगाह को आप बता रहे होंगे, किस बंदरगाह को, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का
किसकी बात होगी? तो ऐसे लिख देंगे सर, बाबुल का मक्का। किसकी मक्का की बात कह देते हो? तो आप बताएंगे सर जी, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? इसकी बात होगी सर जी, बाबुल का मक्का कहा जाता है। तो आप बता देना सर जी, सूरत को। किसको? सूरत। ये क्वेश्चन आए तो आप बताएं, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? जो सूरत का जो बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता है, उसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। ये आप बताएंगे। कल टेस्ट ना होगा, कल छुट्टी होगी, आराम करना है कल बढ़िया तरीके से आपको। तो बाबुल का मक्का किसे कहा जाता था? तो आप बता देंगे सर जी, सूरत को। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी बड़ा जानदार है सर जी। यदि मैं बात करूं किसकी? मुगल काल में, सर आप ही तो बताएंगे। मुगल काल में मंत्री परिषद को इस तरीके से छाप देना है, मुगल काल में सर जी मंत्री परिषद को। ये आप बता देना, मुगल काल में कौन सी परिषद की बात है? मंत्री परिषद को, ठीक है ना। मुगल काल में मंत्री परिषद को इस तरीके से लिख देना, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ये आपको बता देना है। क्या कहा जाता था? तो विजारत आप बता रहे होंगे। क्या कहा जाता था सर जी? तो हमें बता देना है विजारत। इस तरीके से लिखेंगे, मुगल काल में यदि मैं बात करूं मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो विजारत आप बोलेंगे। और मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बताएंगे सर जी, ग्राम थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्या सर जी? मुगल काल में प्रशासन की, यदि मैं बात करूं मुगल काल में किसकी बात होगी सर? प्रशासन की। आपको बताना है प्रशासन की। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, कैसी इकाई की बात कह रहे हो सर जी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो हम भी बताएं सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बता देना, ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सर जी हम बताएं, हाँ ग्राम बता देना आप। क्या? ग्राम। इस तरीके से लिख देना। यदि मैं बात करूं मुगल प्रशासन में या मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे सर जी, आदेश शर्मा जी। प्रत्यक्ष रूप से, यदि मैं बात करूं किसकी? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे खालसा भूमि। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। प्रत्यक्ष रूप से सर जी, रूप आप बताएंगे प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, किसके नियंत्रण की बात है सर? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को, बादशाह की सर जी नियंत्रण में, इस तरीके से आपको बताना है। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को, नियंत्रण में रहने वाली भूमि को इस तरीके से आपको बताना है सर जी। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो आप बताएंगे सर जी कैसी भूमि? तो आप बता देना, खालसा भूमि कहा जाता था। कौन सी भूमि की बात है मेरे प्यारो? खालसा भूमि। इस तरीके से लिख देना है, खालसा भूमि कहा जाता था। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, कहा जाता था। तो हाँ, वो भूमि कौन सी होगी? खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी। आ रही है यहां तक बात समझ में? हाँ, खालसा। बहुत बढ़िया प्रवीण जी। अब इसी के साथ तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। यदि मैं यही लिख दूं, क्या लिखूं सर जी? तनख्वाह ऐसे लिखना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तनख्वाह के बदले, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा तनख्वाह के बदले, ठीक है ना, दी जाने वाली भूमि को तनख्वाह के बदले बदले दी जाने वाली भूमि को इस तरीके से लिख देना है। दी जाने वाली भूमि को मेरे प्यारो, भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। कौन सी भूमि सर? तो आप बताएंगे जागीर भूमि। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जागीर भूमि कहा जाता था। कैसी भूमि? जागीर भूमि कहा जाता था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी, किसके तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। सबके लिए चलेगा, ठीक है। चलो, हाँ
खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी की भी, बहुत बढ़िया। जाकिर भूमि ये हो गया। अगला ये पॉइंट उतार लिए होंगे। चलो, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली अपनाई थी? ये क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में, किसकी बात होगी? औरंगजेब की बात होगी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली? तो नस्क प्रणाली आप बताएंगे। तो ये भी अपना बहुत ईमानदार क्वेश्चन होगा, आप बता देना। औरंगजेब ने सर जी, कौन से जेब की बात होगी? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में, औरंगजेब ने अपने अपने शासनकाल में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की, शासन काल में, ये औरंगजेब का क्वेश्चन हो गया, अपने शासन काल में भू राजस्व की, ठीक है ना, किसकी होगी सर जी? भू राजस्व की नस्क प्रणाली अपनाई थी, ये आप लिख देना। कौन सी प्रणाली की बात होगी? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की नस्क प्रणाली, इस तरीके से बता देना सर जी, कौन सी प्रणाली की बात होगी? नस्क प्रणाली अपनाई थी। आता है क्वेश्चन, यदि मैं बात करूं तो आप ईमानदारी के साथ क्वेश्चन का जवाब दें। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की, ठीक है ना। आशीष शर्मा जी, आज हमारा यहाँ वोट डल रहे हैं, आप कहाँ वोट? हमारे यहाँ तो 26 को डलेंगे भैया, 26 अप्रैल को, ठीक है ना। तो आज 19 है ना, हाँ बहुत बढ़िया, आज चरण स्टार्ट होगी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की नस्क प्रणाली अपनाई थी, ये भी आप बताएंगे। मुगल काल में शाहरुख तथा बाबरी किससे संबंधित थे? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और तुम्हें ही बताना है। यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन होगा मुगल काल में शाहरुख तथा, इस तरीके से लिखना है सर जी, कौन से काल की बात कह देते हो आप? तो मैं बात कह रहा हूं मुगल काल की। मुगल काल में ये आप बता रहे होंगे सर शाहरुख, ऐसे बता देना है। मुगल काल में शाहरुख तथा, तथा क्या होगा? बाबरी, ठीक है ना। तथा क्या था सर जी? बाबरी। ये क्वेश्चन आएगा कि मुगल काल में शाहरुख तथा बाबरी किससे संबंधित थे? शाहरुख किससे, बाबरी, शाहरुख तथा बाबरी किससे संबंधित थे? ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, किससे संबंधित थे? तो आप बता रहे होंगे सर जी, ये तो भैया आपके मुद्रा के प्रकार थे। किसके? तो मुद्रा के प्रकार आप बता देना, ये थे मुद्रा के प्रकार। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। क्या बताएंगे सर जी? मुगल काल में शाहरुख तथा बाबरी किससे संबंधित थे? ठीक है ना, तो आप बताएंगे सर जी, मुद्रा के प्रकार थे। बाबरी मस्जिद ना है यहाँ, बाबरी और शाहरुख दो ये मुद्रा के प्रकार थे, ठीक है। ये क्या थे सर जी? तो हम बताएंगे ये मुद्रा के जो है प्रकार थे। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट इसी के साथ मेरे प्यारों आता है, अकबर द्वारा स्थापित एक पद था तुर्वेक, किससे संबंधित था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर द्वारा स्थापित एक पद, यदि मैं बात करूं किसके द्वारा, तो आप बता देना सर, अकबर द्वारा स्थापित, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और आपके सामने होगा सर, अकबर द्वारा स्थापित एक पद था तुर्वेक। कौन से पद की बात होगी? अकबर द्वारा स्थापित पद, पद का नाम होगा सर जी तुर्बेग, ऐसे लिख देना है। ये क्वेश्चन है, अकबर द्वारा स्थापित पद तुर्बेग किससे संबंधित था? ये आप बता रहे होंगे, तुर्बेग किससे संबंधित था? तो जल्दी से बताएंगे किससे संबंधित था। कौन सा वो शेर होगा जो सबसे पहले बताएगा सर जी, किससे संबंधित था? अकबर द्वारा स्थापित एक पद था तुर्बेग, किससे? तो विवाह की वैधानिकता की, जो विवाह होता है, विवाह की वैधानिकता की जांच, ठीक है। तो आप बताएंगे सर जी, विवाह की वैधानिकता की, ये ठीक है ना, विवाह की जो वैधानिकता है ना, वैधानिकता, विवाह की वैधानिकता की जांच के लिए एक पद बना दिया, नाम था सर जी तुर्वेग, और काम था विवाह की वैधिक वैधिक ना वैधिक रे, ठीक है। चलो, वैधानिकता की जांच करना, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। अब भैया जी वह
इसमें हड्डी तो है ही ना, तो हो जाती है कभी कभी, तो आप बता देंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, चलो भाई, आगे मैं चलूं आपको लेकर। चलो सर, आगे चलना है कहाँ? तो भैया यदि अगला क्वेश्चन होगा, मुगल काल में दक्कन क्षेत्र से संबंधित एक शब्द था बारगीर, शब्द किसे निरूपित करता था? मतलब कि दक्कन की बात करूं तो बारगीर, ठीक है ना, ये बताना है। सर नहीं समझ में आ रही, आएंगे भी ना, ठीक है ना। जो है चंदन रवि कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहे, तो ये आएंगे भी ना, क्योंकि कहानी तो है ही ना इनकी। और ये जो क्वेश्चन है ना, तो यदि मैं बात करूं तो आपकी भैया, मैंने बहुत ढूंढे हैं ये, प्रीवियस ईयर उठा कर लाया हूं, पीसीएस लेवल तक के जो ये क्वेश्चन है विविध वाले। ठीक है, अब मैं छोड़ देता, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि छोटी छोटी परीक्षाओं में बहुत तकड़े तकड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अमित राजवर जी, अब पता भी पड़ गया, अमित राजवर जी कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट है, और हकीकत में ही इंपोर्टेंट है। जो चीज समझ में न आएगी ना, तो उसे समझ लेना कुछ ना कुछ तो उसमें राज छिपा हुआ है। तो ये आपको बहुत कैडे मिलेंगे, लेकिन आज, यदि आज तुमने याद कर लिए, तो किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाना, मैं 100% कह रहा हूं कि फतेह ही करके आओगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं भी कंपटीशन से तो जुड़ा हुआ हूं जय भैया। तो मैं वर्तमान में देखता हूं कि क्या चीज चल रही है मार्केट में, क्या ना चल रही। आ रही है बात समझ में? पहले रास्ते पर तो सभी चल रहे हैं बराबर, कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जो है चेंज करना पड़ेगा। और जब तक चेंज ना करोगे तब तक सिलेक्शन भी संभव नहीं है। यदि मैं ही आता और अकबर के 10 क्वेश्चन लिखवा देता कटीराड, तो मैं भी लगता कि हाँ जो चीजें, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं जो चीजें हमें इजी लगती हैं वो अच्छी लगती हैं, और थोड़ा सा ही यदि टफ हो तो वो फिर जो है नो समझ में नहीं आ रही, या कोई बात अलग अलग आती है बहुत वैसी, तो भैया इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लियो। आ रही है बात समझ में ना? चलो, गुरुजी ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े। हाँ तो पढ़े ना, तो जब तो आज पढ़ रहे हो ना। चलो बहुत बढ़िया, तो इन क्वेश्चनों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है आप सभी को, और मैं आशा करूंगा कि यही क्वेश्चन आपके जो है लेवल को बढ़ाएंगे। लेवल का कंटेंट है भैया, पढ़ लो, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं इन्हें छुड़वाऊं, तो मैंने आपके हित के बारे में ही सोचा। अब जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ किताबों को खोलकर, थोड़े से उच्च लेवल की यदि मैं देखूं प्रीवियस ईयर को, तो मुझे ये क्वेश्चन नजर आते हैं। और जब ये क्वेश्चन नजर आते हैं तो फिर मुझ पर रहा ना जाता, फिर मैं आपको भी बताता हूँ। तो यही आज वर्तमान में, अब एएलपी वाले बच्चे ने कि मैं बताऊं थोड़ा सा, बस फिर क्लास ही समाप्त है यहाँ से, तो फिर मैं कल ही करूंगा। एएलपी वाले जो बच्चे ठीक है ना जुड़ रहे होंगे, तो एएलपी ये शायद कौन से वाला है, इससे पिछले वाला है। तो मेरा जो सेकंड पेपर था वो था हैदराबाद में, तो मतलब सिकंदराबाद में था। और उसमें पता कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। नीली जींस का आविष्कार किसने किया? आप देख सकते हो, जो जींस पहनते हैं ना हम तुम, जो जींस पहनते हैं, नीली जींस का आविष्कार किसने किया? कभी जिंदगी में भी ना पढ़ा होगा, और ना कभी सोची भी होगी कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ अवस्थित है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज के कल चल रहे हैं। और यदि भैया तुम्हें लगे, देखो मैं तो कराऊंगा, 100% कराऊंगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन मतलब कि यदि ना आया और हमने पढ़ाया और वो पढ़ाया हुआ ना आया, तो तुमसे ज्यादा दुख मुझे होगा। और जिसे ऐसे लगे ना
कि सर जी ऐसे हैं तो क्लास छोड़ के चले जाइए, आप चुप देसी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मित्रों, ये कहाँ भग गए, अच्छा यहाँ आ गए। चलो तो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी आप सभी से। थैंक यू सर जी, लव यू स्मार्ट सर जी। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो करते रहना है बढ़िया तरीके से तैयारी। कल यहीं से फिर मुलाकात कर देंगे, कल नहीं मंडे, कल नहीं होगी, कल अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।